हेलो बच्चों, तो यहाँ पे हम चालू करने जा रहे हैं 14 चैप्टर का न्यूमेरिकल्स, दैट इज डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। अच्छा, न्यूमेरिकल चालू करने से पहले आपको मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियरली बता देना चाहता हूँ कि क्लियर इंस्ट्रक्शन है। इस चैप्टर में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें बहुत ही पेचीदा और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस हैं। तो आप इतना भरोसा रख सकते हो कि इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन जो है वो आपको एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके पास उतना टाइम नहीं होता है और ना ही आपके पास अभी टाइम है कि आप एकदम कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लेके बैठ जाओ और दिन भर उसको सॉल्व करते रहो और बाकी कुछ पढ़ा ही नहीं। तो कैसा है ना कि आपको ये ध्यान रखना है कि आप जितने भी क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ या फिर हम करने वाले हैं, और अगर उसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस, कॉम्प्लिकेटेड उसके अंदर अगर मान लो ये क्या बोलते हैं उसको, कैलकुलेशन भी अगर आता है, तो आप बस उसको देख भर लो। आप फिलहाल के लिए इस चैप्टर के लिए और अगले चैप्टर के लिए, जो 2 चैप्टर हैं यहाँ पे, उसमें बहुत सारे कैलकुलेशन है, कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हो। आप बस यहाँ पे देखना ना कि किस तरीके से अप्रोच है, किस तरह से सॉल्व करना है, क्योंकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा भी तो ये मेक श्योर किया जाएगा मोस्ट ऑफ द केसेस में कि वो कैलकुलेशन थोड़ा आसान करके ऐसे नंबर सेट करें कि आपके लिए कैलकुलेशन आसान हो जाए और आपको उतना टाइम ना लगे। तो आपको टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है इस चीज़ पे, समझे। और बाकी ऑब्वियस बात है कि एग्ज़ाम में आपको कैलकुलेटर यूज़ तो नहीं होगा, कैलकुलेटर यूज़ नहीं कर सकते, अलाउड नहीं है, तो आपको लॉग से ही सॉल्व करना है। तो लॉग की प्रैक्टिस जो है वो लगभग जो है ना रेगुलर बेसिस पे करते रहना। ये नहीं कि लॉग स्टार्टिंग में 11th स्टैंडर्ड के स्टार्टिंग में देखा था, 2 साल हो गए लॉग कैलकुलेशन किया ही नहीं और पूरा का पूरा न्यूमेरिकल हमेशा हम मोबाइल से ही यूज़ कर रहे हैं या कैलकुलेटर का ही यूज़ करके कर रहे हैं, तो वो गलत चीज़ है। उससे क्या होगा ना कि आप लॉग कैलकुलेशन भूल जाओगे, अच्छे से अगर प्रैक्टिस नहीं रहेगी तो उसमें मिस्टेक करोगे, और मिस्टेक करोगे तो आपको पता ही है कैलकुलेशन में कहीं एक स्टार्टिंग में मिस्टेक हुआ तो उसके बाद का पूरा जो सोल्यूशन है वो गलत हो जाता है और उसे काट दिया जाएगा बड़े प्यार से, कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। पहले स्टेप में गलती हुई है इसका मतलब उसके नीचे का सब कुछ रॉन्ग है, तो अगर कोई काटता भी है तो आप मार्क्स क्लेम नहीं कर पाओगे। इस और अगले चैप्टर के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि आप लॉग से जाओगे भी सॉल्व करने ना, तो आपको भाई काफ़ी टाइम लग जाएगा और इतना टाइम देने का कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि एग्जाम में इतने भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं आएंगे, इतने भी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस आपको ना ही आएंगे। आएंगे भी एक आध अगर आएंगे तो उस हिसाब से फ्रेम किया रहेगा क्वेश्चन कि आपका टाइम पे पेपर हो जाए, इस तरह से डिज़ाइन किया रहता है पेपर को, समझे। तो चलो बातें काफ़ी हो गई, अब शुरू करते हैं यहाँ पे। तो मैं तो वैसे भी सब कैलकुलेटर ही यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे टाइम पास क्यों करूँ, मुझे तो यहाँ पे वीडियो में टाइम बचाना है ना, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। हाँ, आपको लॉग कैलकुलेशन का वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल के रखा हुआ है स्पेशल वीडियो में, और आपको प्रैक्टिस करना है। हो सकता है कि आप इसके लिए प्रैक्टिस ना करो, लेकिन अलग से कैलकुलेशंस के लिए प्रैक्टिस आप कर सकते हो। लॉग का लॉग आपको अच्छे से आना चाहिए, लॉग टेबल्स में दिखना, देखते हुए आना चाहिए, उसके वैल्यूज़ निकालना आना चाहिए, ये चीज़ें आपके लिए परफेक्ट होनी चाहिए। उसकी प्रैक्टिस आपको रेगुलर बेसिस पे करके रखनी है। चलिए शुरू करते हैं, चलो बातें बहुत हो गई। पहला क्वेश्चन आपके सामने, व्हाट विल बी द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इन मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 5 × 10⁻⁴ हर्ट्ज। देखो, मोनोक्रोमैटिक लाइट है, उसकी फ्रीक्वेंसी देके रखी हुई है, तो फ्रीक्वेंसी को हम यहाँ पे इस चैप्टर में न्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं 5 × 10⁻14 हर्ट्ज, ठीक है। और इसकी एनर्जी पूछी गई है, तो एनर्जी निकालना है अगर आपको, तो एनर्जी यहाँ पे आपका फॉर्मूला क्या होता है, E = H न्यू होता है। अच्छा, H का वैल्यू क्या होता है, 6.63 × 10⁻34। न्यू का वैल्यू क्या होगा, 5 × 10⁻14। तो ये आपका एनर्जी मिल जाएगा आपको जूल में मिलेगा, क्योंकि आप ऐसा यूनिट यूज़ कर रहे हो। अब देखो यहाँ पे टेक्स्ट बुक में आपका आंसर जो है ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल के दिया हुआ है, पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं होता है, अनलेस एंड अनटिल वहाँ पे पूछ दिया गया हो। अगर वहाँ पे साइड में लिखा हुआ हो ना, व्हाट विल बी द एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर ऐसा लिखा हो, तब आपको फिर क्या करना है, जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना होगा। नहीं बोला है तो नहीं करना है, ऐसा कुछ रूल नहीं है, उनको बोलना पड़ेगा अगर आपको ये चीज़ करवाना है तो रूल तो यही कहती है। अब यहाँ पे क्योंकि हमने सारा एसआई यूनिट यूज़ किया है, हर्ट्ज यूज़ किया है, यहाँ पे एच का वैल्यू भी एसआई यूनिट में ही है, तो हमारा आंसर भी एसआई यूनिट में ही आएगा। 6.63 मल्टीप्लाइड बाय 5। अच्छा, इसको मतलब आपको लॉग की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, तो ये 33.15 आएगा आपका, इंटू 10 का पावर -34 में से अगर 14 हटा दोगे तो 10⁻20 बचेगा आपका, ये जूल में आंसर आया। अब इसी को अगर मान लो आप चाहते हो कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मैं कन्वर्ट करूं, यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, पूछा नहीं गया, अगर पूछ दिया जाए, क्या पता पूछ दें कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताओ, तो देखो
एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू जो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में जाना है तो आपको ये नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, लेकिन हमको जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाना है। तो अगर जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 जूल इज इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। मतलब अगर आपको जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाना है तो आपको ये नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, 1 मतलब डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाना है तो हम क्या करेंगे, 33.15 इंटू 10⁻20 को डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, 1. 20 नहीं होगा, यहाँ पे -20 होगा, सॉरी -20 होगा, -34 + 14 ना, तो -20 होगा। हाँ, उसको डिवाइड करोगे 1.6 इंटू 10⁻⁹ से, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब 33.15 divided by 1.6 will give you 20.718 20.718 रहने दो, 72 लिख देते हैं, 72। और यहाँ पे आप देखोगे तो -20 है और ये 19 ऊपर जाएगा तो 10⁻1 बच जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। -1 मल्टीप्लाई करोगे तो 2.072 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। सो दिस इज योर एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बाकी अगर नहीं बोला गया तो आप जूल में भी आंसर छोड़ सकते हो। चलिए बच्चों, बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। A typical FM radio station has its broadcast frequency 98.3 megahertz. What is the energy of an FM photon of this frequency? अब इस फोटोन मतलब जो फ्रीक्वेंसी 98.3 मेगाहर्ट्ज है, इसका अगर फोटोन होगा तो उसकी क्या एनर्जी है, ये हमें ढूंढना है। तो पहले तो भाई फ्रीक्वेंसी लिख लो, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या है, 98.3 मेगाहर्ट्ज। अब आपको पता है मेगा का मतलब क्या होता है, मेगा का मतलब होता है 10⁻6 हर्ट्स। तो ये हर्ट्स में कन्वर्ट हो गया, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट हो गया। फिर से एनर्जी की बात की गई है तो एनर्जी पहले हम लोग जूल्स में ही निकालेंगे, और एनर्जी सेम क्वेश्चन है, E इज इक्वल टू एच न्यू, बस खाली वैल्यू बदल दिया गया है। एच का वैल्यू होता है 6.63 इंटू 10⁻34, न्यू का वैल्यू 98.3 इंटू 10⁻6 आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 6.63 मल्टीप्लाइड बाय 98.3 है ना, हाँ, ये आ रहा है आपका 651.7 इंटू 10⁻, अब देखो -34 + 6 विल गिव यू -28, ये -28 हो जाएगा। और अगर आप 2 डेसिमल पीछे आ जाते हो तो मैं इसको 6.517 लिख देता हूँ, इंटू 10⁻26 हो जाएगा। पीछे आने का मतलब क्या है, आपने 10⁻2 यहाँ से निकाला और इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे 10⁻26 बच गया। ये आ गया आपका जूल में आंसर। अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो इसी को आपको किससे डिवाइड करना होगा, 10⁻6 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻19, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 6.517 डिवाइडेड बाय 1.6 विल गिव यू 4.07 मल्टीप्लाइड बाय -6 में से 19 चला गया तो 10⁻7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बच जाएगा यहाँ पे। सो 4.07 इंटू 10⁻7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज योर आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखो यहाँ पे क्या है, कैलकुलेट द एनर्जीज ऑफ फोटॉन्स करस्पॉन्डिंग टू अल्ट्रावायलेट लाइट एंड रेड लाइट गिवन दैट देयर वेवलेंथ्स आर 3000 एंड 7000 एंगस्ट्रॉम यूनिट रिस्पेक्टिवली। मतलब यहाँ पे अब फ्रीक्वेंसी ना देकर वेवलेंथ दिया हुआ है और इसके एनर्जीज हमको कैलकुलेट करने बोला है। अब देखो वेवलेंथ के लिए मैं एक चीज़ आपको क्लियर बता दूँ, यहाँ पे नोट डाउन कर लेना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मान लो बच्चों आपको वेवलेंथ का वैल्यू एंगस्ट्रॉम यूनिट में देके रखा हुआ है जो कि दिया हुआ है, और एनर्जी अगर मान लो आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आप एनर्जी को मेजर कर रहे हो, तो यहाँ पे सीधा सीधा क्या करना है, एचसी का डायरेक्ट वैल्यू आप लिख सकते हो। एचसी का वैल्यू होता है 12500 आप ले सकते हो। वैसे तो एचसी का वैल्यू 12400 लिया जाता है जो भी स्टैंडर्ड बुक्स है उसके अंदर, लेकिन क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में 12500 मेंशन किया गया है तो आप अपने टेक्स्ट बुक के हिसाब से ही चलो और 12500 लेना, ठीक है। उसके अलावा अगर सपोज करो आपका लैम्डा का वैल्यू कई बार नैनोमीटर में दिया हुआ होता है,
आप उसको एंगस्ट्रॉम यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हो, यही काम कर सकते हो। पर स्टिल अगर मान लो नैनोमीटर में दिया हुआ है और एनर्जी आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, तो यहाँ पे भी Hc का जो वैल्यू है वो डायरेक्टली आप ले सकते हो 1250, इसमें एक जीरो कम आएगा, तो आपको डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आ जाएगा। कई बार ये बहुत ही प्रेफरेबल होता है क्योंकि आपके बहुत सारे वैल्यूज इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिए रहते हैं, तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन हो जाता है H और C का। तो हम क्या करेंगे, ये वाला अगर चीज़ आप ध्यान में रखोगे तो कई बार ये फ़ायदा हो जाता है। चलो देखते हैं। अब यहाँ पे एक काम करो, हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आंसर निकाल लेते हैं और उसके बाद फिर उसको जूल में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपको आंसर जूल में बोला गया तो आप जूल में ही निकालना। तो मैं आपको तरीका बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप पहले एक काम करते हैं, पहला वाला क्या है, लैम्डा 1 है। लैम्डा 1 का वैल्यू क्या है, 3000 एंगस्ट्रॉम यूनिट, और लैम्डा 2 का वैल्यू क्या है, कितना है, 7000 एंगस्ट्रॉम यूनिट। तो ये अल्ट्रावायलेट लाइट का और ये रेड लाइट का वेवलेंथ है। हमें पहले एनर्जी E1 निकालनी है। अब देखो एनर्जी का फॉर्मूला, फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला, लाइट की एनर्जी का फॉर्मूला, एक तो एच न्यू होता है और एक एच सी बाय लैम्डा भी होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एच सी बाय लैम्डा वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि हमें लैम्डा दिया गया है। अब मैं डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर निकाल रहा हूँ, ठीक है। अगर नहीं दिया हुआ है कुछ कि आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है कि किस में निकालना है, तो आप हमेशा एसआई यूनिट यूज़ करो और जूल में आंसर निकालो और इसे कन्वर्ट कर दो। वो भी मैं आपको बता दूंगा। पहले इसको इस तरीके से देख लेते हैं। एच सी का वैल्यू मैं डायरेक्टली यूज़ करूंगा यहाँ पे, क्या, क्योंकि देखो हमें वेवलेंथ किस में दिया हुआ है, एंगस्ट्रॉम यूनिट में। अगर मैं एच सी का ये वाला वैल्यू यूज़ करता हूँ तो मुझे एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। तो एच सी का वैल्यू 12500, लैम्डा 1 का वैल्यू कितना है, 3000 है। ये गया, ये गया, ये गया, ये गया। तो 125 डिवाइडेड बाय 30, 125 डिवाइडेड बाय 30, सॉरी डिवाइडेड बाय 30 विल गिव यू 4.167। तो ये आंसर आपका आ जाएगा 4.167, लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। समझे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने एच सी का वैल्यू 12500 यूज़ किया है और लैम्डा का वैल्यू क्या यूज़ किया है, एंगस्ट्रॉम यूनिट में यूज़ किया है। उसी तरीके से आप E2 का वैल्यू भी निकाल सकते हो। E2 इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा 2 होगा। एच सी का वैल्यू अगर मैंने 12500 लिया तो लैम्डा 2 का वैल्यू जो होगा, सेकेंड केस में लैम्डा क्या है, 7000, तो 7000 से इसको डिवाइड कर दो तो आपको यहाँ पे 125 डिवाइडेड बाय 70 मिल जाएगा और ये आंसर आपका आ जाएगा 1.785, 1.785 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आ गया आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर। अच्छा, अगर सपोज करो आपको जूल में आंसर चाहिए तो क्या करोगे, जूल में आंसर तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में कन्वर्ट करो। अब हम उल्टा कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो क्या करोगे, तो आप E1 का वैल्यू तो आप मल्टीप्लाई करोगे 1.6 इंटू 10⁻⁹, 4.167 मल्टीप्लाइड बाय, ये तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया ना। इसको अगर आपको जूल में कन्वर्ट करना है तो देखो हमने यहाँ पे कन्वर्जन लिख रखा था। अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में कन्वर्ट करना है, किधर गया किधर गया किधर गया, अरे नहीं इसमें, अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, कहाँ गया भैया, हाँ देखो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में कन्वर्ट करना है तो आपको ये नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए डिवाइड करना होगा। तो हम अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर दो। क्या करोगे, 4.167 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ और ये जूल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, देखो अगर आपको कुछ नहीं दिया है तो याद रखना आंसर जूल में चाहिए होगा, और अगर आपको दे के रखा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है तो आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है। तो यहाँ पे कुछ नहीं दिया है तो जूल में ही निकालना है, आप मान के चलो। 4.167 मल्टीप्लाइड बाय 1.6, ये आपका हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻⁹ जूल। ये आ गया आंसर आपका E1। उसी तरह से आप E2 कैलकुलेट कर लोगे। E2 का वैल्यू कितना है, 1.785 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये हो जाएगा 1.785 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल। तो 1.785 मल्टीप्लाइड बाय 1.6 विल गिव यू 2.85, 2.86 लिख दो डायरेक्ट, इंटू 10⁻⁹ राउंड ऑफ करके लिख दिया मैंने जूल। ये E2 आ गया आपका, ये जूल में आंसर आ गया। ठीक है, एक और मेथड की बात करता हूं मैं, सेकेंड मेथड। इसमें आपको क्या करना है, डायरेक्टली एसआई यूनिट का यूज़ करना है।
एच का वैल्यू, सी का वैल्यू, लैम्डा का वैल्यू। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे लैम्डा 1 आपने यूज़ किया, लैम्डा 1 कितना है यहाँ पे 3000 एंगस्ट्रॉम यूनिट। तो 3000 एंगस्ट्रॉम यूनिट का मतलब क्या होता है 3000 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻10 मीटर। तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट का मतलब होता है 10⁻10 मीटर। तो ये 3 जीरो यहाँ से हट जाएगा, सॉरी 3 जीरो जो है यहाँ पे इसको 3 से कम कर देगा, तो 10⁻7 हो जाएगा। 3 इंटू 10⁻7 मीटर। ये लैम्डा 1 आ गया। उसी तरीके से आपको लैम्डा 2 को भी मीटर में कन्वर्ट करना होगा, दैट इज 7000 एंगस्ट्रॉम यूनिट। तो 7000 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻10 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा 7 इंटू 10⁻7 मीटर, ये भी हो जाएगा। लैम्डा 2 भी हो गया मीटर में कन्वर्ट। और आप डायरेक्टली एसआई यूनिट में जूल में आंसर आपका आ जाएगा। E1 का वैल्यू हो जाएगा एच सी बाय लैम्डा, और सारा एसआई यूनिट यूज करना है। तो एच का वैल्यू आपको एक एक इंडिविजुअली डालना पड़ेगा। एच का वैल्यू होता है 6.63 इंटू 10⁻34। सी स्पीड ऑफ लाइट है, ये याद रखना। स्पीड ऑफ लाइट सी का वैल्यू जो होता है वो 3 इंटू 10⁸ होता है, कहीं लिख लेना 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट। और लैम्डा का वैल्यू, ये लैम्डा 1 3 इंटू 10⁻⁷। ठीक है, 3 और 3 हो गया कैंसिल यहाँ पे, और 8 7 15, 34 में से 15 गया तो 34 माइनस 15 10⁻19। तो ये वैल्यू आपका 6.63 इंटू 10⁻19 जूल में आ गया इवन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको क्या आया था 6.67 आया था। थोड़ा सा डिफरेंस आएगा क्योंकि थोड़ा तरीका अलग है। हमने पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट किया, फिर जूल में कन्वर्ट किया और ये वैल्यूज दिया था। यहाँ पे डायरेक्टली हमने जूल में आंसर निकाल दिया वैल्यूज डाल के। तो थोड़ा डिफरेंस आता है पर उससे फर्क नहीं पड़ता, 6.63 6.67 चल जाएगा। उसी तरह से आप E2 निकाल लो। यहाँ पे E2 कैसे निकालोगे, एच सी बाय लैम्डा 2। एच का वैल्यू डालो, सी का वैल्यू डालो, लैम्डा 2 का वैल्यू डालो और जूल में आंसर आ जाएगा आपका। समझे। अब अगर जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना रहा तो क्या करोगे, जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना रहा तो आपको इसी नंबर से कहा गया 1.6 इंटू 10⁻19 इस नंबर से डिवाइड कर दो। जब इस नंबर से डिवाइड कर दोगे तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको जैसा बेटर पड़े जो करना है देख लो। जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल कैसे निकालते हैं मैंने बता दिया आपको, अब आपके ऊपर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं यहाँ पे। द वेवलेंथ एंड पावर ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज 4000 एंगस्ट्रॉम यूनिट एंड 0.1 वैट। वेवलेंथ आपको देके रखा हुआ है 4000 एंगस्ट्रॉम यूनिट। इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो मीटर में, तो मैंने जैसे बताया 10⁻10 मीटर हो जाएगा ये, और ये 3 जीरो है तो यहाँ से 10⁻7 हो जाएगा, है ना। 3 माइनस को हटा देगा 3 जीरो ये। तो ये वेवलेंथ आपको देके रखा हुआ है और आपको पावर भी देके रखा हुआ है। पावर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.1 वैट दिया हुआ है। आगे क्या बोला है, वो रिस्पेक्टिवली व्हाट इज द मिनिमम चेंज इन द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन। अब देखो मिनिमम चेंज का यहाँ पे कोई लॉजिक मुझे समझ नहीं आया, मैंने क्वेश्चन चेक किया बाद में, तो मेरे हिसाब से वो एनर्जी ही पूछ रहा है, एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन। तो आपको एनर्जी ही निकालना है मिनिमम चेंज का, या फिर ये हो सकता है कि पहले फोटोन था ही नहीं, तो फोटोन था नहीं तो उसका एनर्जी 0 है। बाद में आपने अगर ये फोटोन डाला तो उसकी जो भी एनर्जी होगी वही उसका चेंज इन एनर्जी हो गया रहेगा। तो मिनिमम चेंज इन एनर्जी का लॉजिक मेरे हिसाब से ऐसा हो सकता है कि एक फोटोन की एनर्जी पूछ रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। तो मैं मान के चलता हूँ एक फोटोन की एनर्जी पूछ रहा है। मिनिमम चेंज इन एनर्जी मतलब एक फोटोन की एनर्जी। तो एक फोटोन की एनर्जी, इसको मैं ई लिख देता हूँ यहाँ पे। एक फोटोन की एनर्जी क्या है, ई है, या E1 लिख लो इसको, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। क्योंकि आप एक से ज़्यादा फोटोन डालोगे तो एनर्जी बढ़ता जाएगा, तो हम मान के चलते हैं मिनिमम पूछ रहा है मतलब एक फोटोन की एनर्जी पूछ रहा है ऐसा। एंड व्हाट इज द नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन्स, टोटल कितने फोटोन्स, लेकिन ये भी डायरेक्टली गड़बड़ है यहाँ पे। नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन्स पर सेकेंड है, क्योंकि टाइम इन्होंने दिया नहीं है, टाइम नहीं दिया, ये तो घपला ही है, कहाँ से क्वेश्चन कैसे बनाते पता नहीं। देखो उस क्वेश्चन में चेंज करो, अगर एग्जाम में नहीं भी आएगा तो मान के चलो नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन पर सेकेंड आएगा, क्योंकि भाई इन्होंने टाइम नहीं दिया है। तो ऐसे तो मैं फोटोन्स डालते चले जाऊं, तो ऐसे तो जितना डालूंगा उतना नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ता जाएगा। तो उनको टाइमिंग देना चाहिए। ऐसा पूछ सकते हैं व्हाट इज द नंबर ऑफ फोटोन्स इन 2 सेकेंड्स, व्हाट इज द नंबर ऑफ फोटोन्स इंसिडेंट इन 10 सेकेंड्स, 15 सेकेंड्स या 1 मिनट।
अगर टाइम नहीं दिया इसका मतलब जनरली पूछते हैं नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितना फोटॉन्स यहाँ पे इंसिडेंट किया जाएगा। तो चलो उसके हिसाब से हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो अब आपको नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, तो मैं एक काम करता हूँ, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड एन निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है। एन क्या है? एन इज नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, ये हमको कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे देखो, पहले तो एक फोटॉन की एनर्जी निकालनी है हमको। एनर्जी में इन्होंने वेवलेंथ दे के रखा हुआ है, तो वेवलेंथ दिया है तो ई का वैल्यू क्या यूज करेंगे? एच सी बाय लैम्डा। ये हो गया एक फोटॉन की एनर्जी, ई इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। एच का वैल्यू 10⁻⁻34, सी का वैल्यू 3 इंटू 10⁻8 और लैम्डा का वैल्यू 4 इंटू 10⁻7 हो जाएगा। तो आप इसको अगर करोगे कैलकुलेट, 15 में से गया ये, एक सेकेंड, तो ये 10⁻⁻19 बच जाएगा। 6.63 डिवाइडेड बाय 4 आपका 1.65 आ जाएगा। तो एक सेकेंड, इनका आंसर कुछ अलग ही, अच्छा 3 भी है, सॉरी 6.63 आप मल्टीप्लाइड बाय 3 करोगे तो 4.972 आ जाएगा। तो 4.9 इनको मल्टीप्लाई करके 4.97 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻19 जूल, ये आपका एक फोटोन का एनर्जी आ गया, ठीक है। उसी को शायद वो मिनिमम एनर्जी बोल रहे होंगे। तो ये एक फोटोन की एनर्जी आ गई आपके पास ना। व्हाट इज द नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स? फोटोन का नंबर कैसे कैलकुलेट करोगे? पर सेकेंड, ये जरूरी है। तो आप देखो, आपका पावर देके रखा हुआ है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी अपॉन टाइम। याद रखना, पावर का फॉर्मूला क्या होगा? एनर्जी अपॉन टाइम। अब देखो, अगर मान लो एक फोटोन डाला, तो एक फोटोन की एनर्जी क्या है? E1 है। दो फोटोन की एनर्जी E2, तीन फोटोन की एनर्जी E3। n फोटॉन्स में डालता हूं तो n फोटॉन्स की एनर्जी क्या हो जाएगी? n इंटू E1। तो ये टोटल एनर्जी आपका आ गया, एक फोटोन की एनर्जी मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ फोटॉन्स, और उसको मैंने टाइम से डिवाइड कर दिया। हमें नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम चाहिए, तो यहां पे नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम यानी कि पर सेकेंड, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड। मैंने बोला ना, क्योंकि टाइम यहां पे दिया नहीं इन लोगों ने, तो जब टाइम नहीं दिया है तो आपको नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड ही कैलकुलेट करना होता है। तो मैं n अपॉन टी कैलकुलेट करना चाहता हूँ, n अपॉन टी को मैं स्मॉल n लिख देता हूँ, तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्मॉल n इंटू E1। तो बताओ स्मॉल n का वैल्यू क्या हो जाएगा? p अपॉन E1 हो जाएगा। तो बस पावर का वैल्यू आपको देखे रखा हुआ है 0.1, और एक फोटोन की एनर्जी भी हमको पता है 4.97 इंटू 10⁻⁻19, 4.97 इंटू 10⁻⁻19, 10⁻⁻19 ऊपर जाके 10⁻⁻19 हो जाएगा, और 0.1 डिवाइडेड बाय, अगर 4.97 करते हो तो 0.02 और 0 बना रहे हैं यहाँ पे, इंटू 10⁻⁹ हो जाएगा ये। अब आप क्या करोगे यहाँ पे? आप 2 डेसिमल इसको पॉइंट को आगे शिफ्ट कर दो, तो 2 डेसिमल आगे शिफ्ट कर दोगे तो 2.01 हो जाएगा। 2 आगे शिफ्ट किया तो ये नंबर आपका 2 से खत्म, क्या मतलब 10⁻² मल्टीप्लाई कर दो इसमें निकाल के, तो 10⁻17 बच जाएगा ये। तो 10⁻17 नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड आएगा। ये ज़रूरी है, ये घपला किया इन्होंने क्वेश्चन पूछने में, फैक्ट, ठीक है कोई बात नहीं। ये आ गया आपका क्वेश्चन का सोल्यूशन, ठीक है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडिएशन of wavelength 4500 angstrom unit is incident on a metal having work function 2 electron volt। अब यहाँ पे याद रखना, जब वर्क फंक्शन ये सब जब 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है, तब आप एंगस्ट्रॉम यूनिट में ही छोड़ देना इसको। तो लैम्डा इज इक्वल टू 4500 एंगस्ट्रॉम यूनिट। तो अब देखो, एक रेडिएशन जिसका वेवलेंथ ये वेवलेंथ है, ये एक मेटल प्लेट पे पड़ता है, और उस मेटल प्लेट का वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो वर्क फंक्शन मैंने आपको जैसे बताया 5 से रिप्रेजेंट करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसका वर्क फंक्शन है। Now due to the presence of a magnetic field, the most energetic photoelectrons emitted in a direction perpendicular to the field move along a circular path of radius 20 centimeter. What is the value of the magnetic field? अब मैं इसका क्वेश्चन का मतलब समझा रहा हूँ, बस खाली मैं इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिख देता हूँ कि यहाँ पे रेडियस का वैल्यू दे के रखा है आपको 20 सेंटीमीटर सर्कुलर पाथ का, दैट इज 20 इंटू 10⁻² मीटर, और ये 0.2 मीटर हो जाएगा, और हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड ढूंढने बोला गया। अब देखो बोल क्या रहा है कि यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है,
तो मेटल प्लेट ऑब्वियसली बात है, अगर मेटल प्लेट में हम लोग को याद है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। अगर मान लो उस पर मैंने ये लाइट डाला और वो लाइट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा का लाइट था, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। अब इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी के साथ बाहर निकलेगा, उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। उस वेलोसिटी के साथ जब आप उसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में डाल दोगे, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डाल दोगे, तो इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है। लास्ट टू लास्ट चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि अगर मान लो किसी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर अगर आप कोई चार्ज पार्टिकल भेजते हो तो वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने लग जाता है, और उस सर्कुलर मोशन का जो रेडियस होता है उसका वैल्यू होता है mv/qb। क्या? mv/qb। तो अब यहाँ पे क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ही दिया है ना, यस, हाँ, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन ही निकलता है। तो इलेक्ट्रॉन का हमको चार्ज पता है, मास पता है, रेडियस इन्होंने दे के रखा हुआ है, हमें मैग्नेटिक फील्ड पता करना है तो उसका वेलोसिटी पता करना होगा। अब तुम वेलोसिटी कैसे पता करोगे? तो वेलोसिटी पता करोगे इक्वेशन का यूज़ करके फोटोइलेक्ट्रिक का। देखो यहाँ पे ये इक्वेशन बाद में यूज़ कर लेंगे। जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो हमारा इक्वेशन क्या है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का? जो भी आपने फोटोन डाला है h न्यू दैट इज इक्वल टू 5, उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ वर्क फंक्शन में चला जाएगा, बाकी सब काइनेटिक एनर्जी में चला जाएगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। अब h न्यू को आप लिख सकते हो hc/λ इज इक्वल टू 5 प्लस के ई मैक्सिमम। ठीक है, ये के ई मैक्सिमम m लिख देता हूँ मैं। नाउ यहाँ पे देखो क्लियर है यहाँ पे कि क्योंकि हम लोग अब एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही यूज़ करने वाले हैं, वेवलेंथ आपका हम एंगस्ट्रॉम यूनिट में ही यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो जब ये दो चीज़ें होती है तो हमको पता है एच सी का वैल्यू जो होता है, एच सी का वैल्यू 12500 होता है, 12500। तो आप यहाँ पे एच सी का वैल्यू 12500 यूज़ कर लो, 12500। लैम्डा का वैल्यू एंगस्ट्रॉम यूनिट में यूज़ करना है तो 4500। दैट इज इक्वल टू वर्क फंक्शन कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है, प्लस आपको यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का वैल्यू मिल जाएगा। तो ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, कितना हो जाएगा 125 डिवाइडेड बाय 45, 125 डिवाइडेड बाय 45 विल गिव यू 2.78। 2.78 इज इक्वल टू 2 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स। तो यहाँ से आपको काइनेटिक एनर्जी मैक्स का वैल्यू मिल जाएगा 2.78 माइनस 2, 0.78। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो आपका होगा वो 0.78 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि आंसर हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। लेकिन अब आगे हमको बढ़ना है तो उसमें हम लोग को आंसर जूल में चाहिए, एसआई यूनिट में ही चाहिए। तो इसे कन्वर्ट करो एसआई यूनिट में, 0.78 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर हमको जूल में कन्वर्ट करना है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई करते ही 0.78 मल्टीप्लाइड बाय 1.6 अगर आप करोगे तो आपको 1.248 है, मैं इसको 1.25 लिख देता हूँ अप्रॉक्सीमेटली लेकर, अप्रॉक्सीमेटली राउंड ऑफ करके, इंटू 10⁻⁻19 जूल आपका काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा बताओ? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², है ना। तो हाफ mv² विल बी इक्वल टू 1.25 इंटू 10⁻⁻19। अब 2 वहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो mv² का वैल्यू क्या हो जाएगा? mv² का वैल्यू होगा 1.25 मल्टीप्लाइड बाय 2 करोगे तो कितना हो जाएगा? 1.25 मल्टीप्लाइड बाय 2। ओके, सो 1.25 मल्टीप्लाइड बाय 2 विल गिव यू 2.5। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 2.5, ये 2 मल्टीप्लाई कर दो, 2.5 इंटू 10⁻⁻19 हो जाएगा। अब v² का जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन m आ जाएगा। m क्या है? m इलेक्ट्रॉन का मास है। इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो 2.5 इंटू 10⁻⁻19, इलेक्ट्रॉन का मास भी आपको पता होना चाहिए वैसे, 9.1 इंटू 10⁻31। देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन जो है वो बड़ा होते जा रहा है, मैंने इससे पहले ही बताया था। मैं यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज़ कर रहा हूँ, आप बस अप्रोच देख लो कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपको v² का वैल्यू मिल जाएगा, कितना मिलेगा देखो, 2.5 डिवाइडेड बाय 9.1 करूँगा तो यहाँ पे 0.274 आ जाएगा। 2747 आ रहा है तो मैं 275 ले ले रहा हूँ, ठीक है। और 10⁻⁻19 प्लस 31 हो जाएगा तो 31 माइनस 19 विल गिव यू 10⁻12। तो ये हो जाएगा आपका 10⁻12।
12। ठीक है, ये v² आया आपका। नाउ v इज इक्वल टू अंडर रूट 0.275 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻²²। ठीक है, तो दैट विल बी इक्वल टू 0.275 का अगर आप स्क्वायर रूट लेते हो 0.275 दैट विल गिव यू 0.52। 0.52 इसका स्क्वायर रूट ले लिया मैंने तो तुमको 0.52 मिला, मल्टीप्लाइड बाय, देखो 10⁻12 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 10⁻12 का जो स्क्वायर रूट होगा मतलब क्या? 12, देखो स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर को आपको 2 से डिवाइड करना है, पावर को 2 से डिवाइड कर दो, स्क्वायर रूट का मतलब यही होता है। तो 10⁻12 जो है उसको अगर पावर को 2 से डिवाइड कर दोगे तो 10⁻6 आ जाएगा। जब भी स्क्वायर रूट निकालना होगा आपको पावर को 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 0.52 इंटू 10⁻6, ये आपकी वेलोसिटी आ गई। अगर आप एक डेसिमल आगे शिफ्ट कर देते हो मतलब एक 10 यहाँ से निकाल के मल्टीप्लाई कर दो तो 5.2 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड, ये आ गई आपकी वेलोसिटी। नाउ दिस इज वेलोसिटी v। अब यहाँ पे वेलोसिटी आ गई आपकी। जब हमको वेलोसिटी मिल जाएगी बस हमारा काम यही था, क्योंकि उसके बाद हम देखो यही तो ढूंढना था ना हमें। फिर हमारा ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल भाग रहा है, इसका रेडियस r, इसका फॉर्मूला हमें पहले से पता है, r इज इक्वल टू mv/qb। ये फॉर्मूला यूज कर लो। q मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है वो e होता है, तो mv/eb आ जाएगा। और यहां से आप b निकाल सकते हो, देखो b यहां पे ले आओ तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? mv, रुको एक सेकेंड इसको नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं। r इज इक्वल टू mv/eb। तो आप मुझे बताओ b का वैल्यू क्या आ जाएगा? यहाँ पे हमको b ढूंढना था ना, मैग्नेटिक फील्ड ढूंढना था। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? तो b इज इक्वल टू mv/er। हमें r भी दे के रखा हुआ है आई थिंक, या mv/er। तो b विल बी इक्वल टू mv/er। तो m मतलब इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का मास अगेन 9.1 इंटू 10⁻31। v हमें मिल गया इस बार। v का वैल्यू क्या है? v का वैल्यू क्या है? 5.2 इंटू 10⁵, 5.2 इंटू 10⁵ अपॉन e का वैल्यू क्या होगा? 1.6 इंटू 10⁻19। और हमें रेडियस क्या देके रखा था जिसमें ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा था? 0.2। तो यहाँ पे 0.2 से इसको डिवाइड कर दो। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लो, आपका फाइनली ये b का वैल्यू SI यूनिट टेस्ला में आ जाएगा। तो 9.1, जस्ट अ सेकेंड, 9.1 मल्टीप्लाइड बाय 5.2 डिवाइडेड बाय 1.6 और डिवाइडेड बाय 0.2 विल गिव यू 147.8। इतना तक तो आया। 875 तो 86 लिख देता हूँ मैं, या इसको आप 9 लिख दोगे तो भी चलेगा। 147.87 है, राउंड ऑफ करके 9 लिख दो, मल्टीप्लाइड बाय, अब 10 का पावर देखते हैं, -31 है तो -31 प्लस 5 करोगे तो ये हो जाएगा -26। -26 में अब ये 19 जाके ऐड हो जाएगा, तो 19 ऐड हो जाएगा तो -7 हो जाएगा। अब ये डेसिमल दो पहले शिफ्ट कर लो, 1.479 दो पहले शिफ्ट कर लिया तो 10⁻² यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे 10⁻5 बचेगा। तो 1.475 को 1.48 भी लिख सकते हो आप। ये इतना टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड आ गया है। तो आपको जो यहाँ पे टेक्स्ट बुक में आंसर दिया है मेरे हिसाब से वही दिया रहेगा। 1.490 आ रहा है इंटू 10⁻5, यहाँ पे आपका 1.479 आ रहा है। तो ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा फर्क नहीं है। अगर बीच में कहीं कुछ एरर हुआ रहेगा तो आप एक बार चेक कर लो कि सारे के सारे वैल्यू सही लिए हैं कि नहीं लिए हैं। इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, समझ गए? राइट। तो ये बहुत बड़ा लंबा चौड़ा कैलकुलेशन थोड़ा सा इसके अंदर था, आपको बस स्टेप्स देखने किस तरीके से सॉल्व किया है। क्या पता एग्जाम में इस तरीके से वैल्यूज दिए हो कि फटफट कट के आपको इजीली आंसर आ जाए, बस आपको स्टेप अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पे द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ टंगस्टन इज 2.76 इंटू 10⁻5 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे आप थ्रेशोल्ड वेवलेंथ देके रखा हुआ है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा नॉट से। सो जस्ट अ सेकेंड, लैम्डा नॉट, तो उसका वैल्यू कितना है? 2.76 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻5 सेंटीमीटर।
अब इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 2.76 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁷ मीटर हो जाएगा। सेंटीमीटर टू मीटर में जाने के लिए 10⁻² मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो 10⁻² मल्टीप्लाई करोगे तो 10⁻7 हो जाएगा। पहला सवाल ये है कि एक्सप्लेन व्हाई नो फोटो इलेक्ट्रिक आर एमिटेड, फोटो इलेक्ट्रॉन्स होगा शायद ये, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, व्हाई नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड व्हेन द वेवलेंथ इज मोर देन 2.76 इंटू 10⁻5 सेंटीमीटर। मतलब अगर आप जो लाइट डाल रहे हो उसकी फ्रीक्वेंसी, उसका वेवलेंथ अगर इससे ज़्यादा निकला तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं होगा। मतलब ये है कि आपका जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है उससे ज़्यादा वेवलेंथ का फोटोन नहीं डालना चाहिए। देखो जब हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी की बात की, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की, तो कंडीशन क्या था कि जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का लाइट होना चाहिए, उससे कम का नहीं चलेगा। वेवलेंथ में ये केस उल्टा हो जाता है, जो आपका थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है उससे ज़्यादा वेवलेंथ का लाइट होना चाहिए, सॉरी उससे कम वेवलेंथ का लाइट होना चाहिए। अब ये उल्टा क्यों आ रहा है थोड़ा समझते हैं। देखो अभी कंडीशन क्या है, फॉर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, फॉर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन आपका कंडीशन क्या होता है कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी है लाइट की, इट शुड बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, राइट, क्लियर है। अब फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, आप यूज कर सकते हो। तो जो आपका इंसिडेंट फोटोन है उसकी फ्रीक्वेंसी ये सी बाय लैम्डा हो जाएगा, ग्रेटर देन सी बाय यहाँ पे लैम्डा नॉट लिख सकते हो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हो जाएगा। सी और सी हो जाएगा कैंसिल यहाँ पे, तो 1/लैम्डा विल बी ग्रेटर देन 1/लैम्डा नॉट। अब इसका रेसिप्रोकल ले लो, जब भी आप रेसिप्रोकल लेते हो तो ये लैम्डा बन जाएगा, साइन आपका उल्टा हो जाता है लैम्डा नॉट का। जैसे कि मान लो 1/2 इज ग्रेटर देन 1/4, ऐसे ही है ना, 1/2 1/4 से तो ग्रेटर ही है, 1/2 0.5 होता है, 0.25 होता है। अब इसका रेसिप्रोकल ले लो, रेसिप्रोकल लोगे तो 2 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। तो क्या अब 2 4 से ग्रेटर होगा क्या? नहीं होगा ना, लेस देन हो जाएगा। तो साइन जब आप रेसिप्रोकल लेते हो तो उल्टा हो जाता है, समझे। तो आपका फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के लिए कंडीशन क्या है कि जो आप लाइट का फ्रीक्वेंसी है उसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होना चाहिए, पर लाइट का वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम होना चाहिए, समझे। इसीलिए अब हमारा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या है, 2.76 इंटू 10⁻5 सेंटीमीटर। सो देयरफॉर आपका अगर फोटो इलेक्ट्रॉन्स आप चाहते हो कि एमिट हो, देन योर लैम्डा शुड बी लेस देन 2.76 इंटू 10⁻5 सेंटीमीटर फॉर फोटो इलेक्ट्रॉन्स। फोटो इलेक्ट्रॉन्स मतलब जो लाइट के वजह से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उसको हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। फॉर फोटो इलेक्ट्रॉन्स टू एमिट, तो मतलब इससे अगर मान लो वेवलेंथ आपका कम ही होना चाहिए, इससे ज्यादा वेवलेंथ नहीं होना चाहिए। वेवलेंथ के केस में उल्टा होता है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से ज्यादा होना चाहिए फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के लिए, और फ्रीक्वेंसी में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होना चाहिए। उल्टा बोल दिया क्या मैंने? फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के लिए आपका जो भी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है उससे कम वेवलेंथ होना चाहिए, और फ्रीक्वेंसी की बात हम करें तो फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होना चाहिए। अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है तो अपने आप वेवलेंथ आपका थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम हो जाएगा, ठीक है। चलो ये पहला पार्ट हम लोगों ने यहाँ पे आंसर कर दिया। सेकेंड पार्ट क्या है, व्हाट विल बी द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आपको ढूंढना है। ए, चलो देखते हैं, सेकेंड वाला केस कर हम लोग, सेकेंड वाले का ए देख रहे हैं, क्या है। इफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू 1.80 इंटू 10⁻5 सेंटीमीटर, इतना यूज़ किया, और सेकेंड केस में फ्रीक्वेंसी यूज़ किया है, और हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आंसर निकालेंगे। तो एक काम करते हैं, जो भी हमारा वेवलेंथ है उसको हम लोग एंगस्ट्रॉम यूनिट में यूज़ करेंगे। तो यहाँ देखो आपका वेवलेंथ लैम्डा नॉट पहले लिख लो, लैम्डा का वैल्यू क्या है बताओ पहले। तो पहले केस में जो हम लोग वेवलेंथ यूज़ कर रहे हैं वो 1.80 इंटू 10⁻5 सेंटीमीटर है। तो इसको आप देखो, एक चीज़ और हमने एंगस्ट्रॉम यूनिट में देखा था कि 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर होता है। अगर सेंटीमीटर में देखोगे तो 10⁻8 सेंटीमीटर होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको 10⁻8 बना के एंगस्ट्रॉम यूनिट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 10⁻8 बनाने के लिए डेसिमल 3 आगे कर दो, 180
0, 3 आगे कर दिया तो 10⁻⁸ सेंटीमीटर बन जाएगा. सो दैट विल बी इक्वल टू 1800 एंगस्ट्रॉम यूनिट. 10⁻⁸ सेंटीमीटर, 1800 एंगस्ट्रॉम यूनिट आपके पास ये वेवलेंथ आ गया, जो वेवलेंथ हम लोग यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, और हमारे पास थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या है बताओ. थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ये जाने तो इस कन्वर्जन का कोई मतलब नहीं है. 2.76 इंटू 10⁻⁵ सेंटीमीटर, 2.76 इंटू 10⁻⁵ सेंटीमीटर. इसको भी आप क्या करो, 3 आगे कर दो तो 2760, 3 आगे कर दिया तो 10⁻⁸ सेंटीमीटर हो जाएगा. सॉरी, तो ये 2760 एंगस्ट्रॉम यूनिट बन जाएगा. तो ये हो गया आपका लैम्डा नॉट. ठीक है, चलिए अब आपको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ तो पहले से पता था, यहाँ पे हमने दे रखा था, यहाँ पे दे रखा था. और यहाँ पे इस वेवलेंथ का लाइट अगर हम डालते हैं तो पूछा क्या गया है कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन का वो कितना होगा. तो एक ही केस में वो देख लेते हैं, इसका फॉर्मूला यूज करेंगे. फॉर्मूला क्या है देखो, एक तो फॉर्मूला ये है एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, राइट. और न्यू की जगह पे सी बाय लैम्डा डाल सकते हो, तो एच सी बाय लैम्डा विल बी इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा नॉट, न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा और प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम. नाउ सी, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर पहला क्वेश्चन अगर आपने देखा होगा तो हमने कंडीशन यहाँ पे लिख रखा था कि अगर हम वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम यूनिट में ले रहे हैं, एनर्जी हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलेगा अगर हम एच सी का वैल्यू 12500 यूज करते हैं. तो यही काम करेंगे, एच सी का वैल्यू 12500 यूज करेंगे, एनर्जी हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिल जाएगा. तो एच सी का वैल्यू आप यहाँ पे 12500 यूज करो और वेवलेंथ लैम्डा जो है वो एंगस्ट्रॉम यूनिट में चाहिए, तो कितना है 1800. तो ये आपका 1800 यहाँ पे आ जाएगा. 1800 इज इक्वल टू अगेन 12500 और यहाँ पे कितना था, यहाँ पे आपको 2760 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका 2760 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम. अब जो भी एनर्जी आएगा वो एनर्जी आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आएगा. तो यहाँ से देखोगे तो ये ज़ीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे ये ज़ीरो कैंसिल आउट हो जाएगा. इसको आप सॉल्व कर सकते हो. यहाँ पे मेरे हिसाब से शायद इस केस में आपको लॉग की ज़रूरत पड़ जाए तो आप लॉग यूज़ कर लेना. बाकी यहाँ पे तो मेरे हिसाब से शायद डायरेक्टली भी आ जाए. 125 डिवाइड बाई 18 विल गिव यू 6.94. 6.94 इज इक्वल टू 1250 डिवाइडेड बाय 276 विल गिव यू 4.53. 4.53 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम. इसको यहाँ ले आओ तो 6.94 माइनस 4.53 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम. So therefore kinetic energy maximum is equal to 6.94 minus 4.53 will give you 2.41. तो ये 2.41 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपका आंसर आ गया. इसको इसी तरीके से सॉल्व करना, यही एक्सपेक्टेड है आपका कि आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आंसर निकालो. तो पहला वाला आंसर हमारा आ गया 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सेकेंड केस में क्या बोला है, सेकेंड केस में आपको फ्रीक्वेंसी देकर रखा है. Radiation of frequency 4 into 10⁻15 Hz is made incident on the tungsten surface. तो अब बताओ क्या होगा, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है. अब फ्रीक्वेंसी आपको दे रखा है हर्ट्स में, इसका मतलब ये होता है SI यूनिट. तो यहाँ पे आपको मेरे हिसाब से सब SI यूनिट में कन्वर्ट करके लिखना पड़ेगा. तो सेकेंड केस में आपको फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 4 into 10⁻15. देखो तो बी पार्ट है, फ्रीक्वेंसी आपको दे रखा है 4 into 10⁻15 हर्ट्स. 4 into 10⁻15 हर्ट्स. तो एक काम करो, यहाँ पे मैं एक तरीका बताता हूँ, इसका आप वेवलेंथ निकाल लो, उसके बाद सब कुछ सही हो जाएगा. तो वेवलेंथ कैसे निकालोगे, लैम्डा इज इक्वल टू सी बाई न्यू. देखो न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा होता है ना, तो लैम्डा इज इक्वल टू सी बाय न्यू हो जाएगा. सी बाय न्यू, सी मतलब 3 into 10⁸ और न्यू का मतलब 4 into 10⁻15. तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 3/4 कितना होता है, 4 divided by 4 will give you 0.75. 0.75 multiplied by 10⁻⁻7 मीटर, यही होगा. 8 7 15. अब देखो आपको इसको कन्वर्ट करना है एंगस्ट्रॉम यूनिट में, तो एंगस्ट्रॉम यूनिट में कन्वर्ट करोगे तो 3 0 आगे लेके चले जाओ, तो ये हो जाएगा 750. 1 2 और फिर 0 इंटू 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा. तो नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये फिर से 10⁻⁻10 मीटर विल बी इक्वल टू एंगस्ट्रॉम यूनिट.
तो 750 एंगस्ट्रॉम यूनिट हमने लैम्डा को इसमें कन्वर्ट कर दिया है। ओके, ये वेवलेंथ बहुत ही छोटा है यार, फ्रीक्वेंसी 4 इंटू 10⁻15 ही है ना, 4 इंटू 10⁻15। लेट मी जस्ट सी द क्वेश्चन, ये कंफर्म है 1.80 1.80 1 2 3, ठीक है। लैम्डा 1800 था, चलो ठीक है, चलेगा, नो प्रॉब्लम। देखते हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो मैं बाद में चेक कर लूंगा। 0.75 आएगा इंटू 10⁻8 हाँ हाँ, यही आ रहा, आप क्या कर सकते हैं। चलिए, तो ये वेवलेंथ आ गया हमारा, और हमारा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ तो वही रहने वाला है। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम यूनिट में 1800 नहीं सॉरी 2760 एंगस्ट्रॉम यूनिट 2760 एंगस्ट्रॉम यूनिट, ये आपका थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हो गया। इसका आंसर बहुत बड़ा आ रहा है क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में? जस्ट सी, 12 आ रहा था, बराबर है, सही रहेगा। चलिए, अब इसके केस में हम लोग काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू निकालेंगे, तो इक्वेशन वही होगा, एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा नॉट। मैं डायरेक्टली यहीं पे आ जा रहा हूँ, ये इक्वेशन, ये वाला, इसके बाद आप ये आ सकते हो, लेकिन मैं डायरेक्टली यहाँ पे यूज कर दे रहा हूँ, आप भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर अगला स्टेप क्या है, एच सी का वैल्यू 12500 अपॉन लैम्डा का वैल्यू 750 इज इक्वल टू एच सी का वैल्यू 12500, लैम्डा नॉट का वैल्यू 2760 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो यहाँ से ये जीरो गया, यहाँ से ये जीरो गया, 1250 डिवाइडेड बाय 75 divided by 75 will give you 16.67. 16.67 is equal to 1250 divided by 276 will give you 4.53. वही, अच्छा ये तो पहले निकाल चुके थे ना, 4.53 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो यहाँ से आपको काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का वैल्यू मिल जाएगा 16.67 माइनस 4.53। तो 16.67 माइनस 4.53 will give you 12.14। और अगेन कंडीशन के हिसाब से ये आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। तो फाइनली आपको ये वाला वैल्यू भी मिल गया। समझ गए कि नहीं? राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑब्जर्वेशन फ्रॉम एन एक्सपेरिमेंट ऑन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट फॉर द स्टॉपिंग पोटेंशियल बाय वेरिंग द इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी वर प्लॉटेड, द स्लोप ऑफ द लीनियर कर्व वाज फाउंड टू बी अप्रोक्सीमेटली 4, देखो स्लोप देके रखा हुआ है यहाँ पे, स्लोप इज इक्वल टू 4.1 into 10⁻⁻15 volt second. Given that the charge of an electron is this, find the value of the Planck's constant. H हमको ढूंढने के लिए कहा गया है। अब ये किसका स्लोप दिया गया है? स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी। तो आप देखो, अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल आपके पास है यहाँ पे V0 और वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है, तो हमें पता है स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ जो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक था वो स्ट्रेट लाइन होता है। अब इसका स्लोप क्या होगा? इसका स्लोप आपको पता चलेगा इक्वेशन से। अब इक्वेशन क्या है, आइंस्टाइन का इक्वेशन, एच न्यू इज इक्वल टू फाइव प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ये है ना, एच न्यू इज इक्वल टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का एक फॉर्मूला होता है EV0, हमने देखा था। तो एच न्यू इज इक्वल टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू EV0 होता है। इक्वेशन को E से डिवाइड कर दोगे तो H बाई ई इंटू न्यू इज इक्वल टू 5 अपॉन ई और प्लस V0 होता है। तो V0 का वैल्यू हो जाएगा, V0 इज इक्वल टू H बाई ई इंटू न्यू माइनस 5 बाई ई। नाउ से यहाँ पे इसको अगर आप कंपेयर करोगे y इज इक्वल टू mx प्लस सी से, इसको हमने y एक्सिस पे प्लॉट किया है, ये इसके जगह पे आप m लिख दो, और फ्रीक्वेंसी को हमने x एक्सिस पे प्लॉट किया है, m जो कि एक कांस्टेंट है ऑब्वियसली, और ये इसके जगह पे आप प्लस c लिख दो जो कि y इंटरसेप्ट है। तो इक्वेशन बनेगा y इज इक्वल टू mx प्लस सी, जहां पे m जो है वो आपका स्लोप है। तो स्लोप की जगह पे क्या आ रहा है आपका, h बाई ई आ रहा है। तो स्लोप इज इक्वल टू h बाई ई। स्लोप का वैल्यू आपको देके रखा है 4.1 इंटू 10⁻⁻15। तो 4.1 इंटू 10⁻⁻15 इज इक्वल टू h अपॉन ई का वैल्यू भी आपको देके रखा है 1.6 इंटू 10⁻⁻19।
1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो यहाँ से आपको h का वैल्यू मिल जाएगा 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 4.1 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻15 -19 कितना हो जाएगा, -34 हो जाएगा, -34। चलो इसको मल्टीप्लाई कर लो, आपको आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका वैल्यू आएगा 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 4.1, दैट विल गिव यू 6.56। सो दैट विल बी इक्वल टू 6.56 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। वैसे h का वैल्यू जो होता है, एक्चुअल में जो वैल्यू होता है उसका 6.63 होता है। यहाँ पे 6.656 आया हुआ है, एक्सपेरिमेंटली आया हुआ है, समझ गए, जो कि काफ़ी करीब भी उस चीज़ के 6.63 और 6.56 बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो हमें लेकिन इसी तरीके से आंसर लाना है, आपको डायरेक्टली आंसर नहीं लिखना है कि 6.63 इंटू 10⁻34। जो आपको वैल्यू दिया है उसके हिसाब से प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू यहाँ पे ढूंढने बोला गया है, तो आपको ढूंढना पड़ेगा इसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोटो करंट रिकॉर्डेड इन द माइक्रो एमिटर इन एन एक्सपेरिमेंट सेटअप ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट वैनिशेस। फोटो करंट वैनिशेस मतलब आपका फोटो करंट या जो करंट फ्लो हो रहा है वो बंद हो जाता है। बंद हो जाता है मतलब इलेक्ट्रॉन जो है रुक चुका है, इलेक्ट्रॉन रुक चुका है। कब? व्हेन द रिटार्डिंग पोटेंशियल इज मोर देन 0.8 वोल्ट। 0.8 वोल्ट रिटार्डिंग पोटेंशियल लगाने पे इलेक्ट्रॉन्स आपका रुक गया है, करंट फ्लो होना बंद हो गया, मतलब ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है। तो हम लिखेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा 0.8 वोल्ट है। ठीक है। इफ द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन इज 4950 एंगस्ट्रॉम मिनट। वेवलेंथ देके रखा है लैम्डा का वैल्यू 4950 एंगस्ट्रॉम मिनट, ठीक है। इफ द सोर्स ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज चेंज्ड द स्टॉपिंग पोटेंशियल टर्न्स आउट टू बी 1.2 वोल्ट। तो देखो यहाँ पे दो वैल्यूज देके रखा हुआ है, तो हम इसको V0 1 लिखेंगे और इसको लैम्डा 1 लिखेंगे। अब वो बोल रहा है कि अगर इंसिडेंट रेडिएशन का सोर्स बदल दिया मतलब वेवलेंथ चेंज कर दिया, दूसरा वेवलेंथ लाया, तो दूसरे वेवलेंथ के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल जो हमको निकला वो स्टॉपिंग पोटेंशियल निकला आपका 1.2 वोल्ट। तो 1.2 वोल्ट हो जाएगा। If the source of incident radiation is changed, the stopping potential turns out to be 1.2 volt. Find the work function of the cathode material and the wavelength of the second source. तो आपको एक तो वर्क फंक्शन ढूंढना है और दूसरा आपका वेवलेंथ ढूंढना है, सेकंड केस में क्या वेवलेंथ है। ठीक है, चल रही है, चलते हैं, चलो शुरू करते हैं। तो कैसे करोगे बताओ ना। पहले केस में फर्स्ट केस का आप फॉर्मूला यूज कर लो, HC बाय लैम्डा 1 इज इक्वल टू HC, नहीं वर्क फंक्शन दिया ना, डायरेक्टली वर्क फंक्शन लिखो। देखो एच न्यू इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट होता है, एच न्यू नॉट एक्चुअली में 5 होता है, 5 प्लस, और ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की जगह हम EV नॉट यूज करेंगे। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है ना, यहाँ पे लिख ही देना, चलो यार ये इक्वेशन होता है आपका, है ना। तो हम इसे चेंज करेंगे, एच न्यू की जगह लिखेंगे HC बाय लैम्डा इज इक्वल टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के लिए EV नॉट। तो फर्स्ट केस देखते हैं हम लोग। फर्स्ट केस में क्या था, HC बाय लैम्डा 1 इज इक्वल टू 5 प्लस EV नॉट 1। तो HC का वैल्यू 12500 लोगे, 12500। लैम्डा 1 का वैल्यू यहाँ पे दे रखा है 4950 इज इक्वल टू 5 का वैल्यू 5 ही यूज करो, E इंटू V नॉट का वैल्यू क्या यूज करोगे आप, 0.8 E। अब देखो यहाँ पे अगर E दिया हुआ है, ध्यान रखना E दिया हुआ है और वोल्ट दिया हुआ है, और अगर आपको आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो ये क्या हो जाएगा 0.8 वोल्ट, यूनिट के साथ डाल दो 0.8 वोल्ट, तो ये 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E तो पहले से ही था यहाँ पे, आप ऐसे समझ लो, और आपने V का वैल्यू अगर 0.8 डाल दिया तो ये V भी आ जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपका आंसर आ गया, ठीक है। और ये भी आपको, अगर हम लैम्डा एंगस्ट्रॉम यूनिट में यूज कर रहे हैं, HC का वैल्यू 12500 यूज कर रहे हैं, तो ये आंसर भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आएगा। तो आप यहाँ पे देखोगे कि इसको सॉल्व करोगे तो 1250, एक सेकेंड, 1250 डिवाइडेड बाय 495 विल गिव यू 2.525 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 5 प्लस 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है।
तो ये कितना हो जाएगा, फाई का वैल्यू बताओ, 2.525 माइनस 0.8, तो आपको फाई का वैल्यू मिल जाएगा यहाँ पे, इन्होंने 1.72 दिया हुआ है, 2.525 माइनस 0.8 दैट इज 1.725, तो फाई का वैल्यू आपको मिल गया 1.725 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज योर फाई। और क्या चाहिए, और अब आपको चाहिए सेकेंड सोर्स का वेवलेंथ चाहिए ना, तो सेकेंड इक्वेशन यूज कर लो इसी का, एच सी बाय लैम्डा 2 इज इक्वल टू 5 प्लस ई वी नॉट 1 या ई वी नॉट 2 इस बार यूज करेंगे हम लोग। एच सी का वैल्यू 12500 लैम्डा 2 का वैल्यू हमें ढूंढना है, इज इक्वल टू 5 का वैल्यू 1.72 यूज कर लो, 5 रहने दो, प्लस ई वी नॉट 1.2 यहाँ पे लिखेंगे 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट यहाँ पे रहने दो, नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा, हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा, मैंने लिख दिया ये समझाने के लिए, इस स्टेप में मैंने गायब कर दिया उसको। तो 12500 अपॉन लैम्डा 2 विल बी इक्वल टू 1.72 प्लस 1.2, तो ये हो जाएगा 1.92, तो यहाँ से लैम्डा 2 का वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा, ये ऊपर जाएगा नीचे आएगा, 12500 डिवाइडेड बाय 1.92, सॉरी एक सेकेंड, 17 यहाँ पे 2 आ जाएगा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, 2.92 आएगा, नॉट 1.92, 2.92, so lambda 2 will be equal to 12500 divided by 2.92 आएगा, आई एम सॉरी 4280.8, तो 4280.8 एंगस्ट्रॉम यूनिट, सो दैट इज योर आंसर। तो इस तरीके से आपका वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। ओके, बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्पीड ऑफ अ प्रोटॉन हैविंग डी ब्रॉगली वेवलेंथ 0.08 एंगस्ट्रॉम यूनिट। एक सेकेंड, स्पीड ऑफ अ प्रोटॉन हैविंग डी ब्रॉगली वेवलेंथ 0.08 एंगस्ट्रॉम यूनिट, और प्रोटॉन का मास देके रखा हुआ है, तो ठीक है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का वैल्यू है यहाँ पे 0.08 एंगस्ट्रॉम यूनिट, तो इसको कन्वर्ट करोगे तो मीटर में तो 0.08 इंटू 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा, और आपको स्पीड पूछा गया है, मास देके रखा है आपको प्रोटॉन का, और वो है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का आपको क्या करना है, फॉर्मूला यूज करना है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, तो एम मतलब मास ऑफ प्रोटॉन इंटू वी, तो वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू एच अपॉन एम पी मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा। h का वैल्यू इन्होंने नहीं दिया है, पर आपको पता है 6.63 इंटू 10⁻34, मास ऑफ प्रोटॉन जो होगा वो 1.67 इंटू 10⁻30 और लैम्डा का वैल्यू 0.08 इंटू 10⁻10। तो 6.63 डिवाइडेड बाय 1.67, 6.63 डिवाइडेड बाय 1.67 डिवाइडेड बाय 0.08 will give you 49.63 मल्टीप्लाइड बाय, देखो 27 37 हो गया, ऊपर 3 जलेगा तो 10⁻3 हो जाएगा, 10⁻3, और एक डेसिमल आप पीछे शिफ्ट कर दोगे तो 4.963 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻4 हो जाएगा, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, दैट इज योर आंसर। इन्होंने शिफ्टिंग नहीं किया है, जनरली जो पॉइंट होता है आपका वो आप एक डेसिमल के एक नंबर के बाद ही पॉइंट को रखते हो, ऐसा जनरली लिखा जाता है, लेकिन आप यहाँ पे आंसर छोड़ोगे तो ऐसा कुछ नहीं कि वो गलत दे दिया जाएगा, बस प्रॉपर आप यूनिट लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। टू पार्टिकल्स हैव द सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ एंड वन इज मूविंग 4 टाइम्स एज फास्ट एज द अदर। तो मान लो ये पार्टिकल है, ये दूसरा पार्टिकल है, ठीक है, और दोनों का डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम है, तो इसका मतलब λ1 विल बी इक्वल टू λ2। चलिए, और एक दूसरे से 4 गुना ज्यादा फास्ट भाग रहा है, तो हम किसको फास्ट भागे, किसको फास्ट भगाए,
चलो मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी v1 है, इसकी वेलोसिटी v2 है, एंड v1 इज 4 टाइम्स v2। तो पहला वाला फास्ट भाग रहा है, पहला वाला फास्ट है, फास्ट, और ये स्लो है। कितना? 4 टाइम्स फास्ट है। तो v1 इसकी स्पीड इससे 4 गुना ज्यादा है, ऐसा हमने अज्यूम कर लिया एज द अदर। इफ द स्लोअर पार्टिकल इज एन अल्फा पार्टिकल, तो स्लोअर पार्टिकल को दे दिया है कि वो अल्फा पार्टिकल है। व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज फॉर द अदर पार्टिकल? तो इसका क्या है केस? तो एक काम करो, अब ये यूज कर लेते हैं हम लोग। लैम्डा 1 इज इक्वल टू लैम्डा 2। लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है? h अपॉन p1 इज इक्वल टू h अपॉन p2। तो ये गया, इसका मतलब p1 इज इक्वल टू p2 हो जाएगा। डी ब्रॉगली वेवलेंथ का जो फॉर्मूला है h अपॉन p होता है, p मोमेंटम होता है, तो ये क्या हो जाएगा? मास m1 इंटू वेलोसिटी v1 इज इक्वल टू मास m2 इंटू वेलोसिटी v2। नाउ v1 इज इक्वल टू 4v2 है, तो v1 इज इक्वल टू 4v2 लिख दो यहाँ पे, इज इक्वल टू m2 इंटू v2। v2 कैंसिल आउट हो गया, तो हमें m2 दे के रखा हुआ है ना, इसका मास m2 है, इसका मास m1 है। हमें ये बोला कि अल्फा पार्टिकल है, तो आप एक काम करो, m1 का वैल्यू बताओ क्या हो जाएगा? 4 नीचे चला जाएगा, m1 इज इक्वल टू m2 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अब देखो m2 जो है वो किसका मास है? मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो इसका मास हम लोग 4 यूनिट्स ले लेते हैं, 4 यूनिट्स। तो या फिर आप यूनिट्स लिख लो या फिर 4u लिख दो तो भी चलेगा। u मतलब क्या होता है? यूनिफाइड एटॉमिक मास होता है। तो अगर आप m2 को 4 क्यों लिख रहे हो? क्योंकि ये अल्फा पार्टिकल है। अल्फा पार्टिकल का जो एटॉमिक मास होता है वो 4 होता है। अल्फा पार्टिकल है, उसका एटॉमिक मास 4 होता है। एटॉमिक मास को हम u के यूनिट में यूज करते हैं, u जो कि यूनिफाइड एटॉमिक मास है। तो m2 का वैल्यू 4u हो गया, तो इस हिसाब से m1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1u हो जाएगा। अब 1 एटॉमिक मास किसका होगा बताओ? 1 एटॉमिक मास मतलब एक ही न्यूक्लियन होगा। अब अल्फा पार्टिकल में 4 न्यूक्लियॉन्स होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होता है, 2 प्रोटॉन होता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का लगभग मास सेम रहता है, और उसका न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन का जो मास होता है 1u होता है। तो 2 न्यूट्रॉन हो गए अल्फा पार्टिकल के अंदर, 2 प्रोटॉन हो गए, सबका 1u मास करोगे तो टोटल 4u मास हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखो कि m1 जो है उसका सिर्फ 1u मास आ रहा है, तो या तो ये एक न्यूट्रॉन होगा या फिर एक प्रोटॉन होगा। सो इट इज ईदर अ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, अ न्यूट्रॉन और अ प्रोटॉन, और अ प्रोटॉन। ठीक है, इसका मास 1 आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स न्यूट्रॉन्स ट्रैवल विथ एनर्जीज 5 × 10⁻21 जूल, फाइंड देयर स्पीड एंड वेवलेंथ। एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी होगा, तो इसका काइनेटिक एनर्जी ई के जो है उसका वैल्यू दे के रखा है 5 × 10⁻21 जूल। फाइंड देयर स्पीड एंड वेवलेंथ। अब स्पीड और वेवलेंथ ढूंढने के लिए बच्चों यहाँ पे आपको लगेगा उसका मास। तो मास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का लगभग सेम होता है, तो हमें न्यूट्रॉन का मास दे के दिया तो नहीं है, यहाँ पे दे के रखना चाहिए वैसे, लेकिन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास लगभग सेम होता है। प्रोटॉन का मास हमें यहाँ पे दे के रखा था 1.67 × 10⁻27। तो बस यही वैल्यू हम लोग न्यूट्रॉन के लिए भी लेंगे 1.67, क्योंकि दोनों का मास लगभग सेम ही होता है। तो 1.67 × 10⁻27 kg। आप ये वैल्यू याद रखना, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास अगर नहीं दिया है तो ये वैल्यू इतना एटलीस्ट आपको याद होना चाहिए। वैसे एग्जाम में देके रखते हैं, ये सब वैल्यूज देके रखते हैं, लेकिन स्टिल अगर नहीं दिया तो रिस्क नहीं ले सकते हैं। हमें उसका स्पीड ढूंढना है और वेवलेंथ ढूंढना है, दोनों में से एक मिलेगा दूसरा भी मिल ही जाएगा। स्पीड और वेवलेंथ ढूंढना है। ठीक है, स्पीड कैसे ढूंढोगे? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले से, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ½ mv²। तो 5 × 10⁻21 इज इक्वल टू 1/2। मास जैसे कि मैंने आपको बताया mn का मास है 1.67 × 10⁻27 इंटू v²। तो ये हो जाएगा आपका, ध्यान से, 5 × 2 10, तो 10 डिवाइडेड बाय 1.67 विल गिव यू 5.988। तो ये हो जाएगा आपका 5.988 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻21 डिवाइडेड बाय 10⁻27 इज इक्वल टू v²। तो ये 21 + 27 10⁻6 हो जाएगा। तो v² का वैल्यू आपको मिल जाएगा यहाँ पे
5.988 into 10⁶ into 10⁶. Now v will be equal to, इनका स्क्वायर रूट आ जाएगा, अंडर रूट 5.988, और स्क्वायर रूट का मतलब मैंने बताया था पावर को 2 से डिवाइड कर दो। जब पावर में कुछ रहा तो पावर को 2 से डिवाइड कर दोगे, ऐसा स्क्वायर रूट निकलता है। तो 6 का पावर 6 है, पावर 2 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 5.988 का स्क्वायर रूट आपको लॉग से निकालना पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन नहीं है। तो इसका वैल्यू आपको मिल जाएगा अंडर रूट 5.988 विल गिव यू 2.447, ठीक है, 2.447 इंटू 10⁻³ इसको आप अप्रॉक्सीमेटली 2.45 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड लिख सकते हो। ये आ गई आपकी वेलोसिटी। चलिए अब और क्या पूछा है, इसका वेवलेंथ पूछा है। तो वेवलेंथ इज इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू h बाई पी होगा, दैट इज इक्वल टू h अपॉन मास इंटू वेलोसिटी। mn हो जाएगा मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो h का वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻34, mn का वैल्यू 1.67 इंटू 10⁻27, जो कि दे के रखा हुआ है, यहाँ पे नहीं दिया है, मतलब आप यहाँ पे इसका मास का वैल्यू क्या मान सकते हो या फिर ये वैल्यू याद कर सकते हो। वेलोसिटी तो यहाँ से निकाला 2.45 इंटू 10⁻³ तो अगर ये कैलकुलेट करोगे तो आपको 1.62 इंटू 10⁻⁻10 मीटर आ जाएगा। आप कैलकुलेट कर लेना, और इसको आप आंसर को यहीं पे छोड़ सकते हो मीटर में, क्योंकि इन्होंने ऐसा यूनिट में साथ दिया हुआ है, ऐसा यूनिट में आप आंसर लिखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और स्टिल आप इसको अगर लिखना है तो 10⁻10 मीटर का मतलब होता है एंगस्ट्रॉम मिनट, तो आपका आंसर 1.62 एंगस्ट्रॉम मिनट आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रॉबर्ट, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन, एक सेकेंड, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन आर सेम। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम है। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर मोमेंटा, देयर काइनेटिक एनर्जीज। तो मोमेंटम का तो रेशियो सेम हो जाएगा, क्योंकि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी है, तो पी ई इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम हो जाएगा और पी पी प्रोटॉन का मोमेंटम हो जाएगा। एच और एच कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पी विल बी इक्वल टू पी पी, तो पी अपॉन पी पी का वैल्यू 1/1। तो मोमेंटम का जो रेशियो होगा पी ई अपॉन पी पी वो आपका 1:1 हो जाएगा। और उसके अलावा क्या बोला है, देयर काइनेटिक एनर्जीज। काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा, तो देखो काइनेटिक एनर्जी का जो वैल्यू होता है उसका एक और फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का, वो होता है p²/2m होता है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv² भी होता है और p²/2m भी होता है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन विल बी इक्वल टू pe²/2me अपॉन pp²/2mp, इलेक्ट्रॉन का, ये प्रोटॉन का। अब यहां देखो pe और pp तो इक्वल है, तो pe pp इक्वल है, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, 2 भी कैंसल आउट हो जाएगा, m ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये mp अपॉन me। ठीक है, अब ee अपॉन ep विल बी इक्वल टू mp अपॉन me। अब देखो प्रोटॉन का जो मास होता है, ये भी आपको वैल्यू याद होना चाहिए, वो 1836 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन के मास को 1836 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1836 टाइम्स ज़्यादा, 1836 टाइम्स ज़्यादा होता है प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से। तो अगर ये वैल्यू यहाँ पे डालोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, ई अपॉन ई पी विल बी इक्वल टू 1836 me अपॉन me, तो me हो जाएगा कैंसिल, और ई अपॉन ई पी विल बी इक्वल टू 1836 अपॉन 1। तो दोनों का जो काइनेटिक एनर्जी है वो 1836:1 हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Find the ratio of the de Broglie wavelengths of an electron and a proton when both are moving with the same speed, same energy and same momentum. हम लोग को इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का डी ब्रोगली वेवलेंथ का रेशियो निकालना है जब दोनों सेम स्पीड, सेम एनर्जी और सेम मोमेंटम से भाग रहे हैं. चलो सबसे पहला चीज. और लास्ट क्या है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द टू विल हैव लॉन्गर वेवलेंथ इन ईच केस. अच्छा, लॉन्गर वेवलेंथ किसका होगा ये भी आपको बताना है. ठीक है, चलो शुरू करते हैं. सबसे पहला सेम स्पीड है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का स्पीड सेम है, राइट. तो हम लोग को वेवलेंथ निकालना है लैम्डा अपॉन लैम्डा पी. लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, एच अपॉन पी ई अपॉन एच अपॉन पी पी हो जाएगा, राइट. ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये पी पी अपॉन पी ई हो गया, पी पी ऊपर चला जाएगा. अब ये क्या होगा बताओ, मास ऑफ प्रोटॉन वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब ये दोनों तो सेम है, कैंसल आउट हो जाएगा, दोनों इक्वल है. मास ऑफ प्रोटॉन अभी हम लोगों ने देखा था 1836 टाइम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है अपॉन एम ई, ये भी कैंसल आउट हो जाएगा. तो लैम्डा ई अपॉन लैम्डा पी विल बी इक्वल टू 1836 अपॉन 1. तो रेशियो क्या आ गया आपका 1836. लैम्डा ई इज टू लैम्डा पी, रेशियो ही पूछा है ना, हाँ, इज टू लैम्डा पी इज इक्वल टू 1836 इज टू 1. और ऑब्वियसली बात है यहाँ पे देखो लैम्डा ई इज 1836 टाइम्स लैम्डा पी. लैम्डा ई जो है उसका इट इज इक्वल टू 1836 टाइम्स लैम्डा पी. तो प्रोटॉन का वेवलेंथ से 1836 टाइम्स ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ है, तो लैम्डा इज ग्रेटर देन लैम्डा पी. ये पहले केस में हो गया, ठीक है. सेकेंड देखते हैं. सेकेंड क्या है, सेम एनर्जी, दोनों का एनर्जी सेम है, तो ई ई विल बी इक्वल टू ई पी. अब एनर्जी के टर्म्स में अगर आप देखोगे तो वेवलेंथ जो होता है, वेवलेंथ क्या होगा आपका, लैम्डा ई अपॉन लैम्डा पी विल बी इक्वल टू, एनर्जी के टर्म्स में आपका जो फॉर्मूला होता है एच अपॉन अंडर रूट 2me होता है. तो एम ई इंटू ई ई अपॉन एच अपॉन अंडर रूट 2mp इंटू ई पी. अब ई और ये ई पी चला जाएगा क्योंकि दोनों इक्वल है, 2 और 2 भी चला जाएगा, एच और एच भी चला जाएगा, एम पी ऊपर चला जाएगा, लेकिन याद रखना ये रूट में है, एम पी अपॉन एम ई. तो ये हो जाएगा लैम्डा ई अपॉन लैम्डा पी. सो लैम्डा ई अपॉन लैम्डा पी विल बी इक्वल टू अंडर रूट अगेन 1836 एम ई अपॉन एम ई हो जाएगा, ये कैंसल आउट हो जाएगा. 1836 का अगर आप स्क्वायर रूट लोगे तो आपको 42.85 मिल जाएगा, कैलकुलेट कर लेना. तो लैम्डा ई अपॉन लैम्डा पी इज इक्वल टू 1836 का स्क्वायर रूट लो 42.85 ये वैल्यू आपका आ जाएगा, ठीक है. यही होगा, आप कंफर्म कर लेना इसको कैलकुलेट करके अंडर रूट 1836 को. तो बस यहाँ पे भी रेशियो आ गया आपका, रेशियो क्या है बताओ, 42.85:1 का रेशियो है, ठीक है. और यहाँ पे भी बड़ा कौन सा है, इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ प्रोटॉन से बड़ा है. लास्ट केस क्या है, सेम मोमेंटम. सेम मोमेंटम रहेगा तो सेम हो जाएगा, ये तो एकदम सिंपल हो जाएगा. पी ई इज इक्वल टू पी पी, तो लैम्डा ई अपॉन लैम्डा पी इज इक्वल टू एच अपॉन पी ई अपॉन एच अपॉन पी पी. अब क्योंकि भाई दोनों सेम है, पी ई और पी पी, तो सब कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 हो जाएगा. तो यहाँ पे आपका रेशियो क्या आया, लैम्डा ई इज टू लैम्डा पी का रेशियो 1:1 आया. और इस बार कोई बड़ा नहीं है, दोनों इक्वल है, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा पी है. ओके, चलिए सिंपल था, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. An electron is accelerated through a potential of 120 volt. Find its de Broglie wavelength. Electron is accelerated through a potential of 120 volt. अच्छा, उसका de Broglie, अब वोल्ट है ना, de Broglie wavelength, इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला था ना, याद है, 1.228 नैनोमीटर अपॉन अंडर रूट वी. इलेक्ट्रॉन के लिए तो डायरेक्ट फॉर्मूला था, अगर वोल्ट वी वोल्ट से अगर उसे भगाया जाए तो बस वी का वैल्यू डाल देना, 1.228 अपॉन अंडर रूट वी का वैल्यू 120 डाल दो,
नैनोमीटर में आंसर आपका आ जाएगा। तो 1.228 अपॉन अंडर रूट 120 आपको कैलकुलेट करना होगा। तो अंडर रूट 120 कितना होगा? अंडर रूट 120 विल बी 10.95। ये 10.95 हो रहा है, 10.95। तो इसको सॉल्व करोगे तो बच्चों 0.1121 दिया हुआ है ना यहाँ पे, यही आंसर आएगा। कंफर्म कर लेना, आप सॉल्व कर लो, आ जाएगा, क्लियरली दिख रहा है। 1 को 10 से डिवाइड करोगे तो इसके 0.1 के आसपास आंसर आ जाएगा, नैनोमीटर में आंसर आ जाएगा। इसको अगर आपको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है तो इंटू 10⁻⁹ कर देना। नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹ मीटर होता है। तो ये आपका वेवलेंथ आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कैलकुलेट द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन, इट्स मोमेंटम एंड स्पीड। तीन चीजें इलेक्ट्रॉन का ढूंढना है, वेवलेंथ मतलब डी ब्रॉगली वेवलेंथ, मोमेंटम और स्पीड। व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल ऑफ 54 वोल्ट। तो पहले तो इसका पोटेंशियल देके रखा है आपको 54 वोल्ट का। पोटेंशियल का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, अगर इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ निकालना है तो 1.228 नैनोमीटर अपॉन अंडर रूट वी। तो 1.228 अपॉन अंडर रूट पोटेंशियल 54 है, ये आपका आंसर नैनोमीटर में आ जाएगा। और इसको सॉल्व करोगे तो ये ऑलरेडी हमने सॉल्व करके रखा हुआ है, अगर आपको याद होगा तो 0.167 थियोरेटिकल पार्टी है ये, पर स्टिल मैं यहाँ पे 54 का स्क्वायर रूट निकालूंगा तो 7.348 आता है। 7.348 उसको हम लोग 7.35 ले लेते हैं। तो 1.228 डिवाइडेड बाय 7.35 will give you 0.167 नैनोमीटर। नैनोमीटर में, और इसको अगर आपको मीटर में कन्वर्ट करना है तो 10⁻⁹ नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹ मीटर होता है। उसके बाद उसका मोमेंटम कैलकुलेट करना है। तो मोमेंटम P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी होगा, या फिर आप एक काम कर सकते हो, h/λ वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे यही फॉर्मूला यूज कर लो, h/λ। देखो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू h/p होता है। तो p इज इक्वल टू h/λ होगा। तो यहाँ से मोमेंटम निकल आएगा, h का वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻34 होगा, और लैम्डा का वैल्यू मीटर में लेना है आपको 0.167 इंटू 10⁻⁹। तो ये आपका हो जाएगा 6.63 डिवाइडेड बाय 0.167, दैट विल गिव यू 39.7 इंटू 10⁻⁻, इसमें से 9 गया तो 4 5 -25 kg मीटर पर सेकेंड, ये आ गया आपका मोमेंटम। इसको ऐसे छोड़ दो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है एसआई यूनिट में। मोस्टली ट्राई ये करो कि आपका आंसर जो है वो एसआई यूनिट में ही रहना चाहिए। और क्या पूछा गया था, स्पीड पूछा गया था। मोमेंटम मिल गया तो स्पीड के लिए क्या करोगे यार, मास इनटू वेलोसिटी करना ही पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन स्पीड इज इक्वल टू मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, तो स्पीड इज इक्वल टू मोमेंटम अपॉन मास, है ना। मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू मोमेंटम अपॉन मास हो जाएगा। तो मोमेंटम का वैल्यू वेलोसिटी मिल जाएगा यहाँ से आपको। मोमेंटम का वैल्यू कितना दिया है, 39.7 इंटू 10⁻⁻25 डिवाइडेड बाय मास। इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन दिया है ना, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9 इन्होंने दिया नहीं है, लेकिन नहीं दिया तो भी चलेगा, आपको ये वैल्यू पता होना चाहिए। 39.7 डिवाइडेड बाय 9.1, 39.7 डिवाइडेड बाय 9.1 विल गिव यू 4.36 इंटू 10⁻31, ऊपर चला जाएगा तो प्लस 31 हो जाएगा, तो 6 आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। ये आपका वेलोसिटी भी आ गया। तो वेवलेंथ, यहाँ पे मोमेंटम और यहाँ पे वेलोसिटी। यही सेम चीज सेकेंड केस के लिए भी करना है। सेकेंड केस में क्या बोला है, व्हेन इट इज मूविंग विथ काइनेटिक एनर्जी 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो अगर आपको काइनेटिक एनर्जी जूल में दिया है तब तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2m इंटू ई, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे आप।
और उसके हिसाब से सॉल्व कर लोगे। लेकिन अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर काइनेटिक एनर्जी दिया है, तो आप पहले उसको पोटेंशियल में कन्वर्ट कर लो। तो 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो काइनेटिक एनर्जी जो है, अगर मैं इसको किसी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किसी पोटेंशियल में छोड़ देता हूँ इलेक्ट्रॉन को, तो हमें पता है पोटेंशियल में छोड़ने के बाद उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी आता है उसका वैल्यू होता है चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल, E इंटू वी, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है इसकी, 150 है, तो 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू E इंटू वी। तो इसका मतलब क्या, आपका जो वोल्टेज V हो जाएगा, V दैट इज इक्वल टू 150 वोल्ट, V इज इक्वल टू 150 वोल्ट। मतलब इसको आप ऐसा मान के चलो कि 150 वोल्ट में छोड़ दिया गया है, 150 वोल्ट पोटेंशियल में छोड़ दिया है। 150 वोल्ट पोटेंशियल में छोड़ के अगर इलेक्ट्रॉन को हम उसका वेवलेंथ निकालते हैं, तो उसका ये फॉर्मूला आ जाएगा, अगर सिर्फ V की बात है तो वही सेम चीज़, लैम्डा इज इक्वल टू 1.228 नैनोमीटर अपॉन अंडर रूट V। तो हमने V कैसे निकाला, देखो आंसर सिंपल सी बात है, जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में काइनेटिक एनर्जी होगा वही वैल्यू 150 वोल्ट आपका उसका वोल्ट भी आ जाएगा, समझे। अगर आप 100 वोल्ट में किसी इलेक्ट्रॉन को छोड़ते हो तो वो 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी ले लेगा। 250 वोल्ट पोटेंशियल में आप उसको छोड़ते हो तो 250 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी ले लेगा वो। तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और वोल्टेज दोनों सेम होगा। आपको इस तरीके से निकाल लेना है वोल्टेज, बस हो गया। वोल्ट अगर आपने निकाल लिया, V पोटेंशियल निकाल लिया, तो आपको बस इसमें 1.228 अपॉन अंडर रूट V का वैल्यू 150 डालना है। तो ये आंसर आपको नैनोमीटर में आ जाएगा 1.228 डिवाइडेड बाय 150 का स्क्वायर रूट अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ तो वो मुझे 12.25 आता है, 12.25 नैनोमीटर। सो दैट विल गिव मी 1.228 divided by 12.25, that comes out to be 0.1002, 0.1002, yes, 0.1002 nanometer. Again 0.1002 multiplied by 10⁻⁹ मीटर आ जाएगा। तो ये आंसर आपका मीटर में आ गया, ठीक है। चलिए उसके बाद फिर वही सेम चीज़, आपको क्या निकालना है, मोमेंटम निकालना है। तो लैम्डा इज इक्वल टू h बाई पी होता है, तो p इज इक्वल टू h बाई लैम्डा हो जाएगा। h का वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻⁻⁴ और p का वैल्यू 0.1002 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁹ यस। तो 6.63 डिवाइडेड बाय 0.1002 विल गिव यू 66.16 या 17 ही ले लो चलेगा, 66.17 इंटू 10⁻, अब 9 ऊपर जाके ख़त्म हो जाएगा तो 4 वही 10⁻⁻25 आ जाएगा। 10⁻⁻25 kg मीटर पर सेकेंड, kg मीटर पर सेकेंड इसका यूनिट आ जाएगा। तो आपको p का वैल्यू भी यहाँ पे मिल गया, ठीक है। और फाइनली आपको स्पीड ढूंढना है, तो स्पीड का क्या फॉर्मूला बताओ, मोमेंटम का फॉर्मूला यूज़ कर लो, मास इनटू वेलोसिटी। तो स्पीड v इज इक्वल टू p अपॉन m आ जाएगा। मोमेंटम का वैल्यू हमने क्या ढूंढा अभी, 66.17 इंटू 10⁻⁻25, 66.17 इंटू 10⁻25 अपॉन मास -25, -25 ही है क्या, और इसमें स्पीड कितना आया था, अच्छा मोमेंटम इतना कम कैसे आ गया यार, अच्छा मास बहुत कम है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी। वेलोसिटी कितना था, स्पीड कितना था, नहीं स्पीड ढूंढना ही है क्या हमको, क्या कर रहा हूँ मैं यार, मोमेंटम, अच्छा मास इलेक्ट्रॉन है ना, कंफ्यूज हो गया। चलो मास, इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है 9.1 इंटू 10⁻31, तो उसको डिवाइड करोगे तो 66.17 डिवाइडेड बाय 9.1, that will give you 7.27 इंटू 10⁻, इसको करोगे तो 6 आ जाएगा, 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। तो 7.27 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है।
दैट इज योर आंसर। निकल गया। चलिए इस तरीके से सॉल्व करना है आपको। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। A student weighing 45 kg is running with a speed of 8 km per hour on a footpath 2 meter wide. फुटपाथ से कोई लेना देना नहीं है मेरे हिसाब से। A small car weighing 1200 kg is moving with a speed of 60 km per hour on a 20 meter wide road. Calculate their de Broglie wavelength. देखो वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ में लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी आता है, मतलब पी मतलब मोमेंटम, और मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी होता है। तो हमें बॉडी का सिर्फ मास और वेलोसिटी चाहिए, वो कहाँ भाग रहा है, कितने बड़े ट्रैक पे भाग रहा है, कितने बड़े रोड पे भाग रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो बस आप देखो एक स्टूडेंट का बस उसका मास देख लो और वो किस स्पीड से भाग रहा है वो पता कर लो, आपको मोमेंटम मिल जाएगा। तो स्टूडेंट के लिए, फॉर स्टूडेंट की अगर हम बात करें तो उसका जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है वो लैम्डा 1 रहने देते हैं, और इसका मास जो होगा स्टूडेंट का वो 45 kg है, और इसका स्पीड जो है वेलोसिटी v1 ले लेते हैं 8 किलोमीटर पर आवर। अब देखो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में अगर आपको जाना है तो आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो SI यूनिट मीटर पर सेकंड में पहुंच जाओगे। मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो 18/5 मल्टीप्लाई करना होता है, लेकिन हमें SI यूनिट में चाहिए तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये कितना हो जाएगा बचाओ, बताओ, 2 4 ज़ा 20/9 हो जाएगा आई गेस, सॉल्व करोगे तो। देखो 2 4 ज़ा और 2 9 ज़ा, 5 4 ज़ा 20/9 मीटर पर सेकेंड, ये आपकी वेलोसिटी होगी स्टूडेंट की। ठीक है, उसके बाद पूछा क्या है, कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ना, तो ठीक है। उसके बाद हम कार की बात कर लेते हैं। अब कार के केस में डी ब्रॉगली वेवलेंथ हम λ2 रखेंगे, और इसका मास क्या है कार का, कार का मास देखे रखा है 1200 kg, तो 1200 kg होगा, और उसकी वेलोसिटी यानी कि उसका स्पीड जो दिया हुआ है वो 60 किलोमीटर पर आवर है, 60 किलोमीटर पर आवर। तो अगेन जैसे मैंने आपसे कहा था 60 मल्टीप्लाइड बाय 5/18 कर दो, तो ये मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 9 का टेबल में नहीं जाता है, 3 39, तो ये आपका आ जाएगा 9 2 ज़ा नहीं जाएगा, तो ये कितना है 6 3 ज़ा 18, 6 10 ज़ा, तो ये 50/3 आ जाएगा, 50/3 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये वेलोसिटी, ये v1 क्यों लिख दिया मैंने, v2 लिखना था, सॉरी। कार है ना, कार का मास m2 लेंगे और वेलोसिटी v2 लेंगे, तो ये v2 आ जाएगा, v2, तो ये कार का वेलोसिटी हो गया, समझ गए। तो कार का मास, कार की वेलोसिटी, स्टूडेंट का मास, स्टूडेंट की वेलोसिटी, और दोनों का डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैलकुलेट करना है। तो पहले हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट की, तो लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी होता है, तो λ1 इज इक्वल टू एच, एच तो एच ही रहेगा, h/P1 हो जाएगा, तो λ1 इज इक्वल टू h/M1 इंटू V1 हो जाएगा। इसको करो कैलकुलेट, तो λ1 इज इक्वल टू h का वैल्यू होता है 6.63 इंटू 10⁻34, ये दिया हुआ भी है, नहीं दिया नहीं है क्या, नहीं दिया है, ध्यान दो, दिया रहेगा वैसे, h का वैल्यू दिया रहेगा, नहीं रहेगा तो भी आपको याद हो जाना चाहिए, बार बार सॉल्व करोगे तो इतना याद तो हो ही जाएगा। मास अगर आप देखोगे तो 45 है, तो ये हो जाएगा आपका 45 मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी देखोगे तो 20/9 है, तो 20 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। तो ये 9 चला जाएगा ऊपर, और ये हो जाएगा 9/45 इंटू 20, 45 में 20 नीचे रहेगा, 9 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 6.63 इंटू 10⁻34, ठीक है। तो 9 देख लेते हैं यहाँ पे, अब इसको कैलकुलेट करो, 9 मल्टीप्लाइड बाय 6.63 डिवाइडेड बाय 45 और डिवाइडेड बाय 20 विल गिव यू 0.0663, 0.0663 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻34। अच्छा, मेरे हिसाब से इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे सिर्फ इतने वाले हिस्से को 9, अच्छा एक सेकेंड यार, ये भगवान, इतना मैं निर्भर हो चुका हूँ कैलकुलेटर पे
तो बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन है, उसके लिए भी मैं बार बार कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ, सेंसलेस है यार। ये डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, 9 1 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45, अब 5 2 ज़ा 10, ये 100 हो जाएगा, तो नीचे 100 हो जाएगा। तो नीचे अगर 100 हो गया तो ये 10⁻36 हो जाएगा। पगला गया मैं थोड़ा सा ध्यान से देख लेना यहाँ पे। अब मैं बार बार कैलकुलेटर यूज़ करूँ तो देखो आदत हो गई, तो दिमाग कैलकुलेशन में काम करना बंद कर दे रहा है। इतना सिंपल कैलकुलेशन था। केजी सॉरी वेवलेंथ है तो मीटर में आएगा, तो ये आ गया आपका λ1। चलिए, इसमें आपको किसी लॉग की भी ज़रूरत नहीं है, बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन है, इसमें कोई लॉग की ज़रूरत नहीं है आपको, ये डायरेक्ट आ जाएगा आंसर आपका। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। λ2 निकालते हैं। λ2 इज इक्वल टू h/p2, सो λ2 इज इक्वल टू h/m इंटू v2। तो λ2 का वैल्यू भी आ जाएगा 6.63 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाय मास। यहाँ पे मास m2 आएगा, तो मास m2 क्या है 1200 और v2 60 है, तो 1200। अब मुझे लगता है यहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी और यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो 6.63 ऊपर है और 12 6 72 आ जा रहा है, और ये 3 0 है, ऊपर जाने के बाद 10⁻37 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको लॉग की ज़रूरत पड़ सकती है। 6.63 ये डायरेक्ट तो नहीं आएगा, 6.63 डिवाइडेड बाय 72 तो 0.09, तो ये हो जाएगा आपका 0.092 इंटू 10⁻37। तो आप इसको लिख सकते हो 2 डेसिमल आगे कर दो, 9.2 इंटू 10⁻39 मीटर। ये काफ़ी छोटा वेवलेंथ है यार। 9 एक सेकेंड, यहाँ तो भाई आपका वैल्यू 3.315 दिखा रहा है, कुछ मिस्टेक किया है क्या हम लोगों ने। h/p मास 1200 kg दिया है, वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आ रहा है, 60 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, तो 6 3 ज़ा 18 6 10 ज़ा 50/3 है। हम लोगों ने शायद वेलोसिटी गलत ले लिया, सॉरी SI यूनिट में नहीं लिया हम लोगों ने, एक्सट्रीमली सॉरी। λ2 इज इक्वल टू h का वैल्यू डाल दो यहाँ पे 6.63 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाय मास कितना है आपका 1200 है। यहाँ पे देखो मिस्टेक कर दिया था, हम लोगों ने 60 ले लिया था, 60 नहीं लेना है, वो तो किलोमीटर पर आर में ना। v2 का ये वैल्यू लेना है जो हमने कन्वर्ट किया SI यूनिट में, दैट इज 50/3। तो इसको आप क्या करोगे 50 डिवाइडेड बाय 3 कर दो। now देखो यहाँ पे 3 से डिवाइड करोगे तो ये 400 हो जाएगा, तो 6.63 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻34 और डिवाइडेड बाय ये आपका हो जाएगा 400, है ना, मल्टीप्लाइड बाय 5 हो जाएगा। इसमें भी आपको लॉग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 1 2 3 0 यहाँ से हटाओगे तो ऊपर पहुँच जाएगा, तो 10⁻37 हो जाएगा। देखो ध्यान से 6.63 5 4 ज़ा 20 और उसके ऊपर 3 0, यही होगा ना, 1 2 3 हाँ, इंटू 10⁻34। अब ये 1 2 3 4 0 है, ये ऊपर जाएगा तो -38 हो जाएगा, तो 6.63 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁻38 हो जाएगा। और इसको आप तो सॉल्व कर लोगे, इसको तो डायरेक्ट कैलकुलेशन है, 2 3 ज़ा 2 3 ज़ा 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा इंटू 10⁻38 मीटर। तो ये आपका सेकेंड वेवलेंथ आ गया, कार का वेवलेंथ आ गया। ठीक है, चलिए ये भी हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे देखते हैं। कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद काइनेटिक एनर्जी 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर से देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देके रखा है, तो वोल्ट वाला ही फॉर्मूला यूज करेंगे हम। पासिंग थ्रू अ सर्कुलर होल ऑफ डायमीटर। अब देखो कहाँ से पास हो रहा है उससे लेना देना नहीं है, ठीक है, हमें इलेक्ट्रॉन का मास पता है और उसकी एनर्जी से हमको उसको वोल्टेज मिल जाएगा, तो बस ये जहाँ से भी पास हो उससे लेना देना नहीं है। उसकी एनर्जी क्या है या उसकी वेलोसिटी क्या है उस पर डिपेंड करेगा उसका वेवलेंथ। तो भाई आप देखो यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी आपको दे के रखी है 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैंने आपको बताया था काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर दिया है तो वही उसका पोटेंशियल V का फॉर्मूला हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, अगर किसी इलेक्ट्रॉन को आप V वोल्ट में छोड़ते हो तो वो काइनेटिक एनर्जी E इंटू वी गेन कर लेता है।
तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इज इक्वल टू ई इंटू बी। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ई और ई हो जाएगा कैंसल और वी का वैल्यू आपका 100 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, वी इज 100 वोल्ट। तो अब इसके बाद फॉर्मूला सीधा आपको लगाना है। इसका वेवलेंथ चाहिए आपको एच अपॉन, नहीं सॉरी, इसका फॉर्मूला क्या था, अगर वोल्ट वाला दिया है और इलेक्ट्रॉन है तो फॉर्मूला आपका 1.228 अपॉन अंडर रूट वी इंटू, सॉरी नैनोमीटर में आ जाएगा ये, नैनोमीटर। ठीक है, सो दैट विल बी इक्वल टू 1.228 अपॉन अंडर रूट वी का वैल्यू 100 हो गया, नैनोमीटर। सो योर लैम्डा विल बी इक्वल टू 1.228 अपॉन 10 नैनोमीटर। तो ये कितना हो जाएगा, 1.228 इंटू 10⁻⁻1 नैनोमीटर। नैनोमीटर को कन्वर्ट करोगे तो 1.228, ये 10 ऊपर चला गया, इंटू 10⁻⁻1 इंटू 10⁻⁹ मीटर। तो ये हो जाएगा 1.228 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ये आपका आंसर है लैम्डा। अब 10⁻⁻10 मीटर जो होता है वो एंगस्ट्रॉम यूनिट होता है, तो उन्होंने एंगस्ट्रॉम यूनिट लिख दिया। उसकी खास ज़रूरत नहीं है, अगर आपको कुछ बोला नहीं है यहाँ पे कि एंगस्ट्रॉम यूनिट में ही हमें आंसर चाहिए तो आप डायरेक्टली ये लिख सकते हो। इसका वेवलेंथ 1.228 इंटू 10⁻⁻10 मीटर ऐसा यूनिट में हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, ये चैप्टर भी आपका यहाँ पे 14 चैप्टर होता है खत्म। ओके, थैंक यू।